ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें ऑटिज्म स्टार्टिंग का टर्म है। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आज हम समझाते हैं कि जैसे स्पेक्ट्रम की बात हम करते हैं तो एक बड़े लेवल पे, काफ़ी ब्रॉड लेवल पे एक ये होता है। जैसे हम रेनबो को देखें तो लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, इंद्रधनुष जिसको हम बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि एक बड़े लेवल पे वो चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरह के कलर हैं, अलग अलग तरह का उनका ग्रेड है, अलग अलग तरह का उनका एक पट्टी है। ठीक इसी तरह से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात जब होती है ना, तो ऑटिज्म भी एक बड़े लेवल पे प्रॉब्लम है। मतलब इसमें जैसे हम एक क्या करते हैं कि जब एक्सपेरिमेंट करते थे, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो प्रिज्म से सनलाइट को जब ये करेंगे तो उसमें बाहर जाके वो 7 कलर में ये हो रहा है, तो एक रेनबो बना रहा है, जिसको कि हम कई बार देखते हैं कि जब हमारे यहाँ बारिश होती है, बारिश जब छटती है, उसके बाद से देखते हैं आकाश में इंद्रधनुष जिसको हम बोलते हैं, वो रेनबो ही होता है। तो वो भी एक स्पेक्ट्रम है। इसी तरह से वो कलर का स्पेक्ट्रम था। ये क्या होता है कि ये डिसऑर्डर, इसको स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं, इसका स्पेक्ट्रम है मल्टीपल साइन सिम्टम्स के साथ एक स्पेक्ट्रम होता है, जिस पे कि हम लोग बच्चे को डायग्नोस करते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग सीवियरिटी बताते हैं, सीवियरिटी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करते हैं। तो ये काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे है। ये कोई डिजीज़, पैथोलॉजिकल डिजीज़ नहीं है कि इसका कोई टाइम ड्यूरेशन होगा कि इतने टाइम में ये दवा देंगे तो इससे ठीक हो जाएगा, ना इसका कोई पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस होगा। मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, बच्चों में 1.5-2 साल तक के एज में सब चीज़ें नॉर्मल थी और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद देखा गया कि उनमें रेग्रेशन है। मैक्सिमम केस ये मिलेगा। कोविड के टाइम के बाद से ज़्यादा केसेस ऐसे मिलने लगे। ये सब लोग इस बात से रिलेट कर रहे होंगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो भी, लेकिन हमको समझ नहीं आया। जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी तब समझ में आया। प्रॉब्लम दिख भी रही हो तो हम लोग इग्नोर करते हैं कि हो सकता है कुछ समय बाद बोलेगा। बोलने से ही हम ज़्यादातर चीज़ों को समझ पाते हैं ना। आसपास के बच्चों से हम कंपेयर तब करते हैं कि वो बोल रहा है, उनका बच्चा, हमारा बच्चा नहीं बोल रहा। तो ज़्यादातर बोलने के ये से हम कंपेयर कर पाते हैं, तब हमको समझ में आता है। फिर उसके हिसाब से हम पहले बेसिक लेवल पे कहीं लेके जाते हैं कि लोकल डॉक्टर को यह दिखा लिया, फिर उसके बाद पीडियाट्रिशियन के पास लेके गए, उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने कह दिया कि कुछ दिन वेट करो, या फिर मल्टीविटामिन वगैरह दे दिया कि 2-3-4 महीने बाद। ये जनरल प्रोसीजर सब लोग फॉलो किए होंगे। मैक्सिमम लोग, सब लोग नहीं, मैक्सिमम लोग यही फॉलो करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं कुछ चूक हो जाती है। इसी चीज़ को समझाने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो सबसे पहली बात क्या होती है ना कि हम जैसे स्पीच डिले देखते हैं, हम साइट गूगल वगैरह पर सर्च करते हैं स्पीच डिले है, स्पीच डिले को गूगल ऑटिज्म से कनेक्ट कर देता है, क्योंकि ये कीवर्ड्स ज़्यादा यूज होते हैं सोशल साइट, ये जो गूगल के साइट्स हो गए, इसके अलावा यूट्यूब हो गया और सारे जितने भी ये होते हैं, तो कीवर्ड का खेल ज़्यादा होता है। तो ऑटिज्म का ज़्यादा ये करते हैं और आप 1.5 साल के 2 साल के एज में ही आपको लगने लगता है कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म हो गया, जबकि हिस्ट्री क्लीन है, बर्थ हिस्ट्री क्लीन है, फैमिलियल हिस्ट्री में कहीं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ केसेस में जेनेटिक्स का भी रोल होता है, कुछ केसेस में, वो भी ऑटिज्म के केसेस में। तो सबसे पहले मेन बात तो ये है कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है कि नहीं है, यही बात तो समझने की ज़रूरत है। कई बार सिर्फ स्पीच डिले होता है, कई बार सिर्फ सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है, कई बार कुछ बच्चों में लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है। अभी कुछ दिन पहले लास्ट वीक में हमारे पास एक आए थे, डॉक्टर हैं, वो फिजिशियन, जनरल फिजिशियन हैं, हाजीपुर यहीं बिहार में है, वहाँ से वो आए थे। वहाँ के निवासी हैं लेकिन वो दिल्ली में रहते हैं। तो वो अपनी बच्ची को लेके आए। स्टार्टिंग में लगा कि इसको प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे जब 1-2 दिन हमने देखा, वो रेगुलर बेसिस पे आने लगी, तो सबके साथ इन्वॉल्व हो गई खेलने में। उसके बाद उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, सारी बातें कर रही है, सब तरह से कम्युनिकेट कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। उसके पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि कई डॉक्टर को दिखा लिए, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं, मतलब उन्होंने बताया कि ऐसा तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है कि इसमें अपने एज ग्रुप से, अपने एज ग्रुप के बच्चों की जो समझदारी होती है वैसी समझदारी इसमें नहीं है। तो ये डिले तो है। हमने भी देखा कि बहुत सारी चीज़ों में वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है। मतलब ये हो रहा है कि क्विक रिस्पॉन्स देना, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना। तो एक होता है ना कि हमने कुछ पूछा और 7-7.5 साल की बच्ची है तो वो उसके हिसाब से उसको
तुरंत रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, तो ये डिले था। तो इसमें कहीं ना कहीं लर्निंग डिफ़िकल्टी थी, वो चेक किया गया। इसीलिए कहते हैं कि प्रॉपर असेसमेंट जरूरी है बच्चे का। प्रॉपर असेसमेंट जब बच्चे का होगा ना, तो उसमें ऑटिज्म है कि नहीं है ये जानना तो सबसे ज़रूरी है। ऑटिज्म है भी तो किस तरह का ये है। बहुत बार ये क्या होता है कि पहले ही दिन जाके और सीवियर ऑटिज्म डॉक्टर बोल देते हैं और उस दिन से आप परेशान हो रहे हैं, उसके बाद ये हो रहा है, और फिर सीवियर ऑटिज्म कह दिया, फिर आप 3 महीने बाद बुलाया गया तो कहा कि अभी तो माइल्ड है, मतलब ये सीवियर से इधर के तरफ आ गया, जबकि सिर्फ वो कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह दे के ये करा। तो ऐसा नहीं होता। सीवियर ऑटिज्म के केसेस के बारे में कई बार हमने बताया है कि वो एक फेशियल अपीयरेंस उनका ये होगा, उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। उनका क्या होगा कि फेशियल अपीयरेंस ही थोड़ा अलग लगेगा, अलग देख के लगेगा कि मंदबुद्धि सा बच्चा है ये। तो उस कंडीशन में ज़्यादा कुछ रिकवरी का सोचना भी नहीं चाहिए, वो हो नहीं सकता। तो वो 1-1.5 साल 2 साल के बच्चे में जब बर्थ हिस्ट्री क्लीन है, फैमिलियल हिस्ट्री क्लीन है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं इस तरह की आई है, तो उस केस में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम 1.5 साल के एज में पता चला या 2 साल के एज में हम लेके गए, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको सीवियर ऑटिज्म है। तो इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देना है। हमने कितनी बार बताया है कि 2.5 साल के एज तक जो होता है ना कि नॉर्मल माइलस्टोन्स बच्चों के डेवलप होते हैं 2.5 साल के एज तक। तो उसमें पूरी तरह से बच्चा ये करना शुरू कर, सारी चीज़ें समझना, क्वेश्चनिंग, काउंटर क्वेश्चनिंग, ये सारी चीज़ें, मतलब कि हाजिर जवाबी उसमें आ जाएगी। कुछ मक्कारी भी करना बच्चा शुरू कर देगा, बदमाशी भी करना शुरू कर देगा। वो 2.5 साल के एज तक हो जाना चाहिए। बोलना वोलना तो सब आ ही जाना चाहिए। नहीं हो रहा है, डेवलपमेंटल डिले है, 6 महीना और लेके ये किया जाता है कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिले है। तो मैक्सिमम केसेस में 3 साल के एज तक जो हम ये कर रहे हैं, उस केस में मैक्सिमम केसेस में, हम ये नहीं करेंगे सारे केसेस में, इस बात को ध्यान रखें आप। 90% के आसपास केसेस में ऐसा होता है कि वर्चुअल ऑटिज्म, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, बॉर्डर लाइन ऑटिज्म के तरह केसेस मिलते हैं। ये समय आपने गंवा दिया, तो फिर उसके बाद क्लासिकल ऑटिज्म में बच्चा एंटर किया, और क्लासिकल ऑटिज्म में बच्चा एंटर किया तब तो उसका प्रॉपर असेसमेंट ज़रूरी है। एक दिन में डायग्नोसिस और असेसमेंट करने वाले डॉक्टर से बचना है, नहीं तो फिर हमेशा के लिए आप उन्हीं चंगुल में फंसे रह जाएंगे। और हर संडे हम 15 लोगों को, 20 लोगों को, 10 लोगों को, जब जिस तरह की अवेलेबिलिटी होती है टाइम की, उस हिसाब से देखते हैं। और हर संडे में 2-3 केस ऐसा मिलता है कि वो कहते हैं कि हम शुरू में गए तो उन्होंने कहा कि सीवियर ऑटिज्म है, थेरेपी में रखो, 3 साल से जा रहे हैं, और जब हम सिर्फ कंसल्टेशन कर रहे हैं तो उसमें सारी प्रॉब्लम जस की तस है। तो वो सिर्फ एक आस लगाए जा रहे हैं, बच्चे की नीड बेस्ड थेरेपी नहीं हो रही है और इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो इस बात को ही समझने के लिए हम बार बार कहते हैं कि अगर लगे कि बच्चे में प्रॉब्लम है तो सिर्फ गूगल, यूट्यूब के बात से आपको ऑटिज्म नहीं मान लेना है। उसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस असेसमेंट कराना ज़रूरी है। नहीं कराएंगे तो फिर क्या होगा कि आप अपने बच्चे को ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर डायग्नोसिस ही जब नहीं होगा तो प्रोग्नोसिस के चांसेस हैं ही नहीं। जिस बीमारी के बारे में हमको पता ही नहीं होगा उसका इलाज हम कैसे ढूंढेंगे। अभी रात में आपको कोई सुई चुभा के चला जाए और आपको ये हो कि आपको मान लिया कि जैसे शक हो जाए कि सांप काट लिया, ठीक है, या फिर सांप काट लिया और बगल में सुई भी रखा हो, आपको लगे कि सुई चुभा होगा, आप छोड़ दें, तो फिर आपको क्या होगा कि बाद में वो जहर चढ़ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए सही तरीके से जानना तो जरूरी होगा ना कि इसमें आखिर हुआ क्या है। अगर पता चला कि सांप काटा है तो उसके लिए हम उसका इलाज करेंगे। रास्ते पे आप चल रहे हैं, कहीं पैर में अगर मान लिया कि पैर आप चप्पल टूट गया, आप बिना चप्पल के जा रहे हैं, रास्ते में कहीं कुछ गड़ गया, आपको कांटा गड़ गया, अंधेरे से आप गुजर रहे थे, दोनों अब सांप का काटना, कांटे का गड़ना एक ही तरह से आपको दिखेगा, आपको समझ नहीं आएगा हुआ क्या। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमको एग्जैक्टली हुआ क्या है, तभी उसका सोल्यूशन किया जा सकेगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसी तरह से बच्चों के केस में सही से डायग्नोसिस होना जरूरी है। जब भी लगे कि बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, शरीर तो सही जा रहा है लेकिन न्यूरो डेवलपमेंटल डिले आपको दिख रहा है, मतलब अपने एज ग्रुप के बच्चों से कम समझदारी दिख रही है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो ये ऑटिज्म के सिम्टम्स हो सकते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकता है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। तो इस केस में सही से डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस के बाद नीड बेस्ड थेरेपी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जिसकी बात हम करते हैं, उसमें ये है कि बच्चे के एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, इसके हिसाब से इसका मैनेजमेंट करना है। ये नहीं कि
वो उसको लेके गए तो किसी ने कह दिया कि बिहेवियर थेरेपी कराओ, आप बिहेवियर थेरेपी में लेके चले गए। बिहेवियर थेरेपी, आप जानिए कि बिहेवियर थेरेपी कब चाहिए है, वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए है, जबकि बच्चे में आपके सेंसरी इशू है, समझदारी की कमी है, उसमें बिहेवियर थेरेपी करके आप क्या करेंगे। एक कॉमन एग्जांपल दे रहे हैं, बच्चे में सेंसरी इश्यूज सारे हैं और आप उसको लेके चले जाते हैं स्पीच थेरेपी में, क्या नीड है स्पीच थेरेपी की, उससे और प्रॉब्लम उसकी बढ़ जाएगी, सेंसरी इशू में और बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं होगी, क्योंकि बच्चा जो बैठना नहीं चाह रहा, कंसंट्रेट नहीं करना चाह रहा, उसको बैठा के वो चीज़ें ऐसी बोली जा रही हैं जो उसको समझ भी नहीं आ रही, तो फिर कैसे ये होगा। ये सारी प्रॉब्लम्स है, इन बातों को समझिए और लगे कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने नियरेस्ट कोई न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी सेंटर पता कीजिए, ऑटिज्म का रिहैब सेंटर पता कीजिए, अच्छे से जान लीजिए कि किन के पास आप जा रहे हैं, तब जाइए प्रॉपर डायग्नोसिस कराइए, उसके हिसाब से बच्चे के लिए प्रोसीड कीजिए, आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। और मैक्सिमम केसेस जो होते हैं, जैसा मैंने कई बार अपने ये में बताया कि 85% केसेस तो ऐसे होते हैं जिनमें ऑटिज्म का जैसा कुछ होता ही नहीं, तो उन केसेस में आप ऑटिज्म मान के बैठे हैं और आपको लगता है कि ठीक नहीं होगा, तो वो केसेस पूरे ठीक होते हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, देश दुनिया कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए ये नंबर दिया रहता है मैनेजमेंट का, उस पर कॉल या मैसेज करके आप प्रोसीजर समझें और बच्चे का असेसमेंट कराएं। और बच्चे को ठीक करने के लिए पेरेंट्स को ट्रेंड होना ज़रूरी है और हम पेरेंट्स को ही ट्रेंड करते हैं। तो अगर अवेयर होंगे, पॉजिटिव होंगे, तभी हम इस कंडीशन को ठीक कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, नहीं तो ये भंवरजाल में फंसे रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा, समय पैसा गंवा देंगे, लास्ट में होपलेस होकर बैठ जाएंगे, कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए बी अवेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्यूरेबल, ये टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में है, ये बात का ध्यान रखें। उसमें एज मायने रखता है, आप किन के पास थेरेपी के लिए जा रहे हैं वो मायने रखता है, डायग्नोसिस मायने रखता है, पेरेंट्स का कोऑपरेशन मायने रखता है, पॉजिटिव अप्रोच मायने रखता है, बहुत सारे टर्म कंडीशंस हैं, सबको फुलफिल करना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।